Okay, welcome to the class. Let's me check it. Okay, so पिन दिख रहा है, कलर दिख रहा है. So आज की क्लास बहुत दिन बाद आई है ना. वाइट कलर में मेरा नोट्स है, सो हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं, लाइक येलो. ओके, वो येलो भी ठीक है और स्काई ब्लू भी ठीक है. स्काई ब्लू थोड़ा हमको ज़्यादा ठीक लग रहा है. देखो मेरे पास दो अच्छी न्यूज़ है, सॉरी एक अच्छी न्यूज़ है और एक बुरी न्यूज़ है. सो देखो हम लोग देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लास थर्ड सेमेस्टर में तो है ही. सो वहाँ पर हम दोबारा पढ़ेंगे, बट वीडियो हम यही शेयर कर देंगे लास्ट में. बाकी क्लासेस हम लेंगे और उसका वीडियो देंगे. सो ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले चूंकि हम अभी शुरू किए अपना जेआरएफ के पेपर के रिवीजन के लिए, है ना, जो कि हमारा दिसंबर में है. सो रेगुलर क्लास नहीं आ रही, उसका कारण यह है कि आई जस्ट गॉट कह लो कुछ अच्छी न्यूज़ कुछ बुरी न्यूज़. एक बीमारी जिसको कहते हैं पोस्टीरियर ट्यूमर सेरेब्री. सो ओके, it's called posterior tumor, so it's not a tumor. It's called idiopathic intracranial hypertension. Okay, IIH. So it's गुड न्यूज मैंने इसलिए कहा क्योंकि ओरिजिनल ट्यूमर नहीं है, ठीक है. बड़ी बीमारी है और फाइनल स्टेज में है कि नहीं तो मुझे मंडे को ट्यूसडे को पता चलेगा. सो बहुत दिन से मेरे दिमाग में बात चल रही थी क्योंकि मैं कभी कभी ना टेंशन में इतनी ज़्यादा हो जाती हूँ, मैं क्लास नहीं ले पा रही नॉर्मल एलएलबी वाली. तो अगर फाइनल क्लास उसमें होगा, देखो सर्जरी होती है क्या होती है, और ज़्यादा बढ़ गया तो हो सकता है मैं परमानेंट ब्लाइंड भी हो जाऊँ. वेल देखते हैं, हो सकता है ना हो. मेडिकेशन पे और योगा वगैरह पे देखते हैं. बट हम अपनी, जब तक हम ठीक ठाक हैं तब तक हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं. चलो, गलत किया गया बता के तुम लोग को भी टेंशन दे दिया. ओके, सो आज का स्कूल है एनालिटिकल स्कूल. येलो नहीं, स्काई ब्लू मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों. तो क्या है एनालिटिकल स्कूल. देखो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, ठीक है. सो जब हम लोग फॉर एग्जांपल हम अपने डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे तो डॉक्टर उस रिपोर्ट का क्या करेगा, एनालिसिस करेगा. फिर वो मुझे बताएगा कि मुझे सर्जरी के थ्रू जाना चाहिए कि मेडिसिन पर ही रहना चाहिए, कि मुझे और एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, है ना. और लॉ में हम क्या करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में क्या करते हैं, हम लॉ को पढ़ते हैं, है ना. लॉ क्यों आया, कैसे आया. फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल स्कूल बताता है लॉ कस्टम से आया. नेचुरल स्कूल बताता है लॉ नेचर के साथ आया. एनालिटिकल स्कूल क्या करता है, जो भी लॉ है उस पर एनालिसिस करता है, ठीक है, और तब बताता है कि लॉ जो है एनालिसिस पर आधारित होना चाहिए, उसकी पॉजिटिव और निगेटिव सारे फॉर्म हमको देखने चाहिए, ठीक है. मोस्टली पॉजिटिव बात ये करता है, ठीक है, लॉ पॉजिटिव होना चाहिए और वगैरह वगैरह वगैरह. हम परिभाषा के साथ चलते हैं, चलो फॉर्म के साथ चलते हैं, ठीक. So the analytical school of jurisprudence, also known as the positive school, focuses on law as it is, not as it ought to be. This school analyzes legal system logically and systematically, separating law from morality, ethics, religion and sociology. चलो, तो न्याय शास्त्र का विश्लेषणात्मक स्कूल जूरिस्प्रूडेंस का एनालिटिकल स्कूल, जिसे सकारात्मक स्कूल भी कहते हैं, जिसे पॉजिटिव स्कूल भी कहते हैं, कानून पर उसके वास्तविक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करता है. इसका मतलब क्या है, ये बताता है कि लॉ कैसा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मोबाइल है तो हम सबको बताते हैं कि हमारे पास ये मोबाइल है, ना कि अरे यार क्या बताऊं, मेरे पास आईफोन होता तो ज़्यादा अच्छा होता. तो हो सकता था, लेकिन हमारे पास जो चीज़ है हमें वही दिखाना चाहिए, है ना. ओके, जो प्रेजेंट में हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो रिपोर्ट है डॉक्टर, है ना, तो मैं डॉक्टर को जो रिपोर्ट दिखाऊंगी तो डॉक्टर मुझे ये बताएगा कि मेरी रिपोर्ट में क्या है.
और मुझे उस हिसाब से इलाज देगा, ना कि इस हिसाब से कि अरे यार मुझे क्या हो, मेरे दिमाग में कैसे होना चाहिए, मतलब था यार नॉर्मल लोगों को माइंड में वो जो लिक्विड है ना मेरे दिमाग में जाता है वो कैसे होनी चाहिए थी, और उस हिसाब से हमको दवा देगा, है ना, ऐसे नहीं देगा। तो जो प्रेजेंट में है उस चीज के बारे, प्रेजेंट में जो लॉ है, ठीक है, उस चीज के बारे में जो बात करता है उसको एनालिटिकल स्कूल कहते हैं। सो सिंपल। ओके भैया, लग रहा है हमको इमोशनल करके मारने का ये, ठीक है। आगे क्या है, ना कि उससे वास्तविक स्वरूप पर, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि जैसा वर्तमान में विधि है ये उस पर बात करता है, ना कि उसके वास्तविक स्वरूप पर या इसको कैसे होना चाहिए था, ठीक है। दिस स्कूल एनालाइज लीगल सिस्टम लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली, ठीक है। यह स्कूल कानून प्रणाली का तार्किक और व्यवस्थित विश्लेषण करता है। क्या करता है, सिस्टमेटिक रूप से और लॉजिक के साथ, तर्क के साथ, ठीक है, एक व्यवस्थित रूप से विधि का एक व्यवस्थित रूप से और एक सिस्टम तरीके से विधि का क्या करता है, वर्णन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इलाज के लिए जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से मेरा इलाज करेगा, ठीक है, और एक तार्किक रूप से जो दवा मेरे काम के लिए ज्यादा अच्छी होगी, है ना, वो मुझे देगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से देगा कि पहले कौन सी दवा ज्यादा अच्छी काम करेगी वगैरह वगैरह। ये नहीं कि भैया कोई भी दवा दे दो, कोई इसका लॉजिक ही नहीं, ये ठीक, इससे ठीक नहीं होगी दूसरा दे देंगे, ये काम नहीं करेगा वो, है ना। तो एनालिटिकल स्कूल भी लॉ के साथ यही करता है, ठीक है। विधि का क्या करता है, ये तार्किक रूप से लॉजिक के साथ, अगर कोई विधि है तो क्यों है, उससे क्वेश्चन करेगा क्यों है ये, क्या इसको होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, और सिस्टमेटिक तरीके से उसका अध्ययन करेगा। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी है तो एक बेयर एक्ट में सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखा गया है ना। ओके, कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अगर विरुद्ध होती है तो हम उसका केस करते हैं कि हमारे संविधान के विरुद्ध है, क्यों, क्योंकि इसके तर्क के विरुद्ध जा रहा है ये। ओके, कानून को नैतिकता, आचार विचार, धर्म और समाज शास्त्र से अलग करता है। चलो, एनालिटिकल स्कूल जो है लॉ को नैतिकता, मोरालिटी से, आचार विचार, खाने वाला आचार नहीं, ठीक है, एथिक्स से, ठीक है, धर्म और समाजशास्त्र से अलग करता है। फिर से देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि मोरालिटी जो है वो नेचुरल लॉ, एथिक्स में नेचुरल लॉ, रिलीजन नेचुरल लॉ, एंड सोशल, एथिक्स जो है हिस्टोरिकल लॉ आई थिंक, एंड सोशोलॉजी जो है सोशोलॉजिकल स्कूल, ठीक है। अलग अलग स्कूल के ये अलग अलग विचारधाराएं हैं लॉ की, है ना। तो ये सारे स्कूलों से विधि को एनालिटिकल स्कूल से अलग कर दे रहा है, ठीक है। मेन फोकस क्या है एनालिटिकल स्कूल का, तो फिर जो हमने देखा कि व्हाट इज लॉ, व्हाट इज एक्चुअल लॉ, व्हाट इज प्रेजेंट लॉ, नॉट व्हाट इट शुड बी, आइडियल लॉ, ठीक है, कि वास्तव में क्या कानून है, क्या वर्तमान में कानून है, ठीक है। इस पर जो प्रेजेंट में है हमें इसका ही अध्ययन करना है, ना कि भैया हम इसमें और इसको आइडियल कैसे बनाएं या और अच्छा कानून कैसे हो सकता था, इसको फालतू में लागू कर दे वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। वो जो लॉ भी है वो क्यों है, कितना सिस्टमेटिक है, कितना तर्क युक्त है, हमें यही देखना है। इसी आधार पर एनालिटिकल स्कूल चलता है। चलो चलो, कुछ फीचर्स हैं और उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है, एनालिटिकल स्कूल कहता है कि जो लॉ है वो मैन मेड होना चाहिए, जो लॉ है, विधि है, वो क्या होना चाहिए, मानव द्वारा निर्मित होना चाहिए। अब देखो यहीं पर हम बता दे रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ है हिस्टोरिकल, सॉरी पहले नेचुरल स्कूल पढ़ा हुआ है, और वो बोलता है कि जो लॉ है वो नेचर के साथ आया था, ठीक है, या गॉड के द्वारा डिवाइन लॉ होता है, ठीक है। और हिस्टोरिकल लॉ क्या बोलता था,
कि विधि को कोई बनाता नहीं है, बल्कि जो समाज में कस्टम आते हैं धीरे धीरे, रीति रिवाज उसी के साथ डेवलप होता है। और हमारा एनालिटिकल स्कूल क्या कह रहा है कि लॉ जो है, लॉ मस्ट बी मैन मेड। लॉ जो इंसान है, जो उस जगह का नागरिक है, उनके द्वारा बनना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसके द्वारा? सॉवरेन के द्वारा, सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा। जैसे हमारे यहाँ संसद है ना। दूसरा, मोरालिटी के बारे में क्या राय है? तो एनालिटिकल स्कूल कहता है कि मोरालिटी का लॉ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके। मोरालिटी किसका मेन पार्ट था? नेचुरल लॉ का। ठीक है, नेचुरल लॉ कहता था कि ये जो है मोरल से संबंधित होनी चाहिए और जस्ट न्यायपूर्ण होनी चाहिए, बट एनालिटिकल स्कूल इसको एकदम मना कर देता है। लीगल पॉजिटिव, ठीक है। विधिक सकारात्मकता की बात करते हैं। कौन? एनालिटिकल स्कूल। क्यों? क्योंकि जो होता है वो कमांड होता है किसका? सॉवरेन का। क्यों? क्यों कमांड होता है सॉवरेन का? जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है उसका आदेश होता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको हम नहीं मानेंगे तो ये बैक्ड बाय सैंक्शन होता है, हमें क्या मिलेगा? दंड मिल सकता है। ठीक है, तो हमें विधिक सकारात्मकता मिलती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम विधि के अनुसार काम करेंगे तो हमें दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, और हम कुछ अच्छा काम भी कर सकते हैं। लॉ एज ए साइंस, लॉ एज ए साइंस माना जाता है एनालिटिकल स्कूल में। भाई क्यों माना जाता है? क्योंकि हमने पहले देखा, क्योंकि एनालिटिकल स्कूल क्या मानता है? लॉजिकल। तो लॉ क्या होना चाहिए? तरकीब होना चाहिए और सिस्टमैटिक होना चाहिए लॉ। साइंस की परिभाषा क्या है? साइंस मतलब विज्ञान नहीं होता। साइंस का मतलब होता है किसी भी चीज का सिस्टमैटिक ज्ञान। ठीक है, किसी भी चीज का एक क्रमबद्ध ज्ञान और एक लॉजिकल ज्ञान साइंस है। ठीक है, और जब एनालिटिकल स्कूल मान रहा है कि लॉ का ज्ञान हमें लॉजिकल और सिस्टमैटिक होना चाहिए, तो लॉ कैसे होना चाहिए? एज ए साइंस होना चाहिए। ठीक है, लॉ एज ए साइंस बेस्ड ऑन रीजन, लॉजिक एंड स्ट्रक्चर। चलो चलो, मेजर थिंकर्स या ऑफ एनालिटिकल स्कूल। तो जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, एचएल हर्ट एंड हिंस कार्लसन। ओके, केल्सन होंगे वो, कार्लसन नहीं होंगे। सो बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा। ओके, लेट मी जूम इट। या अभी तो एडिट कर दे, तुरंत बनेगा नहीं, मैं ही पढ़ दे रही हूँ, आप समझ लेना है। ठीक है, नोट्स को अगर नोट्स चाहिए तो मैसेज करना, मैं भेज दूंगी इंस्टाग्राम वाले ग्रुप में, वहां पे आप जूम करके पढ़ लेना। ठीक है, सो क्या बोलते हैं जेरेमी बेंथम। ठीक है, इन्होंने क्या किया? उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, सो कानून को अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। ठीक है, देखो, जेरेमी बेंथम ये वाला याद रखना, द फादर ऑफ द लीगल पॉजिटिविज्म। ठीक है, विधिक सकारात्मकता के पिता कहा जाते हैं इनको। ठीक है, ओके। संहिताकरण एक पूर्ण और तर्कसंगत कानून संहिता की। ठीक है, जेरेमी बेंथम संहिताकरण का भी सपोर्ट करते हैं और उपयोगितावाद का भी सपोर्ट करते हैं। उपयोगितावाद मतलब कोई भी चीज होगी, फॉर एग्जाम्पल अधिकतम लोगों के फायदे के लिए होनी चाहिए। ठीक है, आदेश के रूप में कानून मतलब जो सॉवरेन का कमांड था, कानून समाज के लाभ के लिए संप्रभु की इच्छा है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? संप्रभु की क्या है? इच्छा है। ओके, अगला है कानून का वर्गीकरण। तो ये पहला कानून, कानून दो भागों में बांट रहे हैं। पहला ईश्वर डिवाइन लॉ के रूप में, ईश्वर द्वारा कानून, और मनुष्यों द्वारा कानून जैसे कि संप्रभु। ये प्राकृतिक अधिकार के प्राकृतिक अधिकार खंभों पर टिकी बकवास। नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस upon, okay, I can't read it.
अभी से यहाँ से दिखना कम हो गया और बहुत ज्यादा शॉर्ट मैंने भी लिख दिया, ठीक है। और मैंने कई दिन पहले नोट्स बनाई थी, तो ठीक है। तो ये कुछ प्राकृतिक अधिकार के विरुद्ध बोल रहे हैं, ये देखते हैं। एमसीक्यू में होगा तो ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक। ओके। सारा मैंने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। अभी हमारे जॉन ऑस्टिन आ गए, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, फाउंडर ऑफ द एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इस स्कूल के ही फादर हैं, ठीक है। एनालिटिकल स्कूल के ही। इनका मेजर वर्क जो है द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ फिर से, द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रूडेंस डिटरमाइन, ठीक है। ठीक है ना, 1832 में आया था। ओके। इन्होंने कमांड की थ्योरी दी है, प्रभु संप्रभु का आदेश है, विधि कानून संप्रभु का आदेश है, ठीक है, बैक्ड बाय सैंक्शन होता है, ठीक है। ये भी हम जानते ही हैं। लाइज अ कमांड गिवन बाय अ सॉवरेन बैक्ड बाय अ सैंक्शन। जो विधि होती है, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। पहले राज्य में क्या होते थे, राजा होते थे, तो वो जो भी बोलते थे वो कानून होता था, क्योंकि अगर लोग उसको नहीं मानते थे वो तो राजा दंड देता था, ठीक है। तो लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, ठीक है। तो क्या था इनकी थ्योरी का एसेंशियल एलिमेंट, पहला तो कमांड हो गया, ओके। एन ऑर्डर जिसे बोलेंगे, एक आदेश। लोगों की ड्यूटी थी कि उस ऑर्डर को माने, ठीक है। लोगों का कर्तव्य था कि उस आदेश का पालन करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर पालन नहीं करेंगे तो सैंक्शन लगेगा, ठीक है। अवज्ञा के लिए क्या होगा, दंड मिलेगा, ठीक है। और सॉवरेन कौन होता था, वो अथॉरिटी जो क्या होती थी, जिसकी बात को आदतन लोग मानते थे। आदतन लोग किसकी बात को मानते हैं, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, ठीक है। आज के जमाने में पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, ठीक है। ओके, हो गया। थैंक गॉड, पार करके अगला शॉर्ट नाउ बस। वाह, ये एक्स्ट्रा लाइन कुछ आ गई और इसी के कारण ज्यादा शॉर्ट लग रहा है शायद, ओके। सो टाइप्स ऑफ लॉ जो हैं ऑस्टिन के द्वारा जो दिए गए हैं, तो पॉजिटिव लॉ कमांड ऑफ सॉवरेन, डिवाइन लॉ कमांड ऑफ गॉड। देखो, तो ये दो प्रकार की लॉ की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव लॉ सकारात्मक विधि, जो प्रमुख होता है, मतलब ह्यूमन होता है, मेड बाय लॉ, मेड बाय ह्यूमन, मैन, मेड बाय मैन। कौन हुआ, सॉवरेन, जो सबसे शक्तिशाली समाज में है, ठीक है। और दूसरा हो गया डिवाइन लॉ, जो कि मेड बाय मैन नहीं बल्कि मेड बाय गॉड है, ठीक है। तो दोनों का कमांड, गॉड का कमांड जो है उसको डिवाइन लॉ कहेंगे और मैन कमांड को पॉजिटिव लॉ कहेंगे। और एक तीसरी बात ये करते हैं, कस्टमरी लॉ। तो कस्टमरी लॉ हमने हिस्टोरिकल स्कूल में पढ़ा है। कस्टमरी मतलब हमारे रीति रिवाज। बट ये लॉ तभी बनेगा जब हमारा राजा भी इसको रिकॉग्नाइज करे। देखो अक्सर कई ऐसे कस्टम होते हैं जिनको हमारे राजा महाराजा मान्यता देते थे, और अब हमारे कानून भी मान्यता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है। थोड़ी आलोचना भी कर लिया जाए। ये क्या करते हैं, कस्टम हमारे रीति रिवाजों, मोरल वैल्यूज एंड मॉडर्न और डेमोक्रेटिक फीचर्स की अवहेलना करते हैं, और संवैधानिक विधि, इंटरनेशनल लॉ इत्यादि को क्या करते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं। चलो, थैंक गॉड अभी कुछ तो आया किसी का बड़ा सा, एकदम साफ दिख रहा है ना। अगला आ गया एच.एल. हॉल्ट, मॉडर्न एनालिटिकल थिंकर, ओके। सो मेजर है वर्क इनका जो था द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ,
देखो जब इससे पहले मैंने उनको बताया था, क्या कहते हैं, ऑस्टिन का उनको भी याद रखना और इनका भी याद रखना, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। देखो हर्ट का दिल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसको ऐसे याद रखना। हर्ट का हमारे कोई हार्ट ज्यादा हो गए, हर्ट हो गए, ठीक है। तो हमारे हर्ट का जो है कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वैसे तो हर्ट किसी और तरीके से बनता है ना, जब साइंस में कभी बनाया हो, मेरे 10th में पूरा नक्शा छूट गया था। तो इसको ऐसे ऐसे याद रखना, द कॉन्सेप्ट ऑफ 1961 किसका कार्य है, एचर्ली हार्ट का। इन्होंने क्या किया, ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना कर दी। लॉ इज नॉट जस्ट कमांड एंड सैंक्शन, ठीक है। ये कहते हैं जो विधि है ये सिर्फ किस संप्रभु का आदेश या दंड नहीं है। नॉट ऑल लॉज इम्पोजेस ड्यूटीज, और ना ही हर विधि दायित्व उत्पन्न करती है। एग्जाम्पल पावर कन्फर्मिंग लॉस, ठीक है। उल्टा इन्होंने दो प्रकार के रूल्स दिए हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि कौन रूल्स को मानता है। हमने चूंकि फर्स्ट क्लास में देखा हुआ है, ठीक है। प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। सेकेंडरी रूल्स हम अभी आगे देखेंगे। प्राइमरी रूल्स कहते हैं ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स, फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉज। जो हमारे क्रिमिनल लॉज है, फॉर एग्जाम्पल सीआरपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी इत्यादि, ये हमारे पर ड्यूटी इम्पोज करते हैं कि हम फला काम ना करें, ठीक है। हमारा दायित्व है कि हम किसी को हर्ट ना करें, नहीं, है ना। सेकेंडरी है रूल्स अबाउट रूल्स, rules of recognition, rules of change, rules of adjudication। रूल ऑफ रिकॉग्निशन क्या है, मान्यता का नियम, ठीक है। रूल ऑफ रिकॉग्निशन मतलब मान्यता का नियम। इसका मीनिंग क्या क्या होगा, क्राइटेरिया फॉर वैलिडिटी, वैधता का मानदंड, किसी लॉ की क्या वैधता है इसका मानदंड तय करना। अर्थात कोई लॉ है उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है, उसके लिए रूल बनाना। तो रूल ऑफ रिकॉग्निशन, क्राइटेरिया फॉर वैलिडिटी या मान्यता के लिए मानदंड, ठीक है। दूसरा है रूल ऑफ चेंज। कोई विधि है उसमें कोई चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल अमेंडमेंट करना है, ठीक है। तो उसका कोई रूल होगा ना, जैसे हमारे संविधान में रूल, संविधान संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 में रूल दिया हुआ है ना, ओके। और तीसरा है रूल ऑफ एडजुडिकेशन, हाउ लॉज आर इन्फोर्स्ड, कैसे किसी विधि को लागू किया जाए, ठीक है। इसके लिए भी रूल होता है, फॉर एग्जाम्पल सीपीसी, सीआरपीसी, इसमें रूल दिए हुए हैं कि अगर कोई अपराध हुआ तो कैसे गिरफ्तारी होगी, कैसे जांच अन्वेषण वगैरह वगैरह वगैरह। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इनकी, रूल ऑफ लॉ, रूल्स ऑफ रूल्स का, प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स का, ठीक है। तो रिकंसाइल्ड लीगल पॉजिटिव्स विथ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये क्या करते हैं चल्ले हर्ट, आधुनिक संवैधानिक कानून के साथ विधिक प्रत्यक्षवाद का समन्वय करते हैं। विधिक इनका जो लीगल लॉ पॉजिटिव्स में या लीगल पॉजिटिव्स में या विधिक सकारात्मकता है, अभी तक इसको कोई मॉडर्न लॉ से जोड़ नहीं पा रहा था, ठीक है। मॉडर्न लॉ क्या है, वर्तमान का कॉन्स्टिट्यूशन, बट एचएल हार्ट ये करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दिल जीत लिया इन्होंने ये काम करके। चलो भाई हमारे हंस आ गए। तो ये है हंस हंस, ठीक है, हंस कल्स किल्सन, ठीक है। तो इनको हम हंसी कहते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि हमने कुछ याद किया था, है ना। हंस का आता है वॉर्म, और इन्होंने दी थी द थ्योरी ऑफ ग्रैंड नॉर्म, याद आया पहले क्लास में। चलो,
मेजर वर्क है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। हंस का जो जोड़ा होता है ना प्योर होता है। हंस का जो जोड़ा होता है प्योर होता है। अगर उसमें से कोई एक भी खत्म हो गया ना तो दूसरा अपने प्यार के लिए ना तुरंत, मतलब एक हफ्ता 2 हफ्ता जो चल जाए, तो हंस का जोड़ा क्या होता है, प्योर होता है। ठीक है। और हेंस कल्सन ने थ्योरी दी द प्योर थ्योरी ऑफ लव कहने चाहते थे प्योर थ्योरी ऑफ लव। चलो, ज्यादा हम अभी भी वो देख कर उठे हैं ना, क्या कौन सी मूवी आई है, सैयारा। खूब बेवकूफ बना रहे हैं ना हमको। कोई बोला कि आस्की टू का कॉपी, आस्की टू की तरह है। और ये पता नहीं, सबका अपना अपना है। चलो, की आइडिया क्या था इनका, लव मस्ट बी स्टडीड इन प्योर फॉर्म, फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड सोशोलॉजी। ओके। ये कह रहे हैं जो लॉ है उसको हमको बिना किसी प्रेशर के, किसी पब्लिक ओपिनियन, किसी एथिक्स, किसी मोरालिटी, किसी सोशोलॉजी, किसी से जोड़े बिना एक अलग से उसका फॉर्म बना के, एक अलग से फॉर्म, एक अलग लॉ का ही तरीके से, सिर्फ हाँ विधि विधि प्योर तरीके से सिर्फ विधि ही पढ़नी चाहिए। ठीक है। दूसरा ही बोल रहे हैं नॉर्म्स एंड द ग्रैंड नॉर्म्स। तो अभी हमने देखा हंस खाता है वॉर्म एंड हेंस कल्सन ने दी थी थ्योरी ऑफ ग्रैंड नॉर्म। ठीक है। हंस हंस खाता है वॉर्म। Lie the heredity of norms, where every lower norm is derived from a higher one. Okay. Source of value. Grand norm, basic norm. So basic grand norm को basic norm भी कहते हैं. Is the ultimate source of validity. तो ये बोल रहे हैं जो ग्रैंड नॉर्म है, जो बेसिक नॉर्म होता है, ठीक है, जो बेसिक नॉर्म होता है वो वैधता का अंतिम स्रोत होता है। ओके। पिरामिड ऑफ नॉर्म्स, जो मानदंड होते हैं विधि को निर्धारित करने के लिए, उसका एक इन्होंने पिरामिड बना के रखा है। तो गीजा का पिरामिड नहीं पढ़ना। ठीक है। ओके। ओके। तो एक फर्स्ट स्टेप पर इन्होंने अपना रखा है ग्रैंड नॉर्म। सेकंड पे रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म। थर्ड स्थान पर ये रख रहे अपना लेजिस्लेटिव नॉर्म, और उसके बाद लेजिस्लेटिव के बाद एग्जीक्यूटिव रूल्स, और फिर जुडिशियल डिसीजन। लो, हम इसका पिरामिड बनाई दे रहे हैं। ठीक। सबसे ऊपर इन्होंने ग्रैंड नॉर्म रखा है। ठीक है। मूल मानक रखा है किसी भी विधि को निर्धारित करने का। फिर अगर वहां से विधि निर्धारित नहीं हो रही तो फिर ये बोल रहे हैं संवैधानिक तरीके से निर्धारित करते हैं। संवैधानिक तरीके से निर्धारित नहीं होती तो फिर हम कानून बना के लेजिस्लेचर द्वारा निर्धारित करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके या तो निर्धारित करते हैं, और उसके बाद क्या आता है, जुडिशियल डिसीजन। ओके। तो ये अपना याद रखना, GCLEJ। ओके। ये हो गया इनका बेसिक। आई एम सो फेड अप विद द शॉर्ट नोट्स, क्योंकि मैंने ही बनाया, मुझे दिख ही नहीं रहा। ओके। सो एस्पेक्ट है एंड एक्सप्लेनेशन है। क्या है, मैंने इंग्लिश का किया है, फिर बाद में इसको हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया। डबल पेज इसलिए नहीं किया ताकि एक ही जगह सब हो जाए, गलती किया अगल बगल करना था, है ना। ओके। तो क्या एस्पेक्ट है, सकारात्मकता या प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म होगा। क्या होगा इसका, हमने पहले ही देखा, सकारात्मकता या प्रत्यक्षवाद का मतलब जो कानून होता है वो किसी अथॉरिटी द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि सॉवरेन। दूसरा क्या था, सॉवरेनिटी। सॉवरेन कौन होता है, वह पावर जो सबसे श्रेष्ठ होती है, सेंटर पे होती है, जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेशन पार्लियामेंट है। ठीक है। तीसरा क्या है, सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। एनालिटिकल स्कूल क्या करता है, देखो हम इंपॉर्टेंट फीचर्स देख रहे हैं आप एनालिटिकल स्कूल का, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक।
लॉ को मोरालिटी लीगल से अलग करता है, और इनका मतलब यह है कि जो लीगल वैलिडिटी है, जो लॉ है, वो मोरल से अलग है, ठीक है। कोडिफाइड लॉ को ज्यादा महत्व देता है, और सर्टेन लॉ को ज्यादा महत्व देता है इन केस ऑफ ऐसे लॉ को जो कि सिर्फ प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। इसका मतलब जो लॉ मौजूद हैं उनको ज्यादा महत्व देता है इन केस ऑफ जो लॉ होने चाहिए। ओके ओके। इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, बहुत अच्छा, बहुत साफ दिख रहा है मुझे, इतना साफ। सो कमांड थ्योरी, लॉ बराबर कमांड प्लस सॉवरेन प्लस सैंक्शन, ठीक है। दूसरा है बेंथम ने दी है उपयोगितावाद का सिद्धांत, ठीक है। मुझे बिल्कुल इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा, एंड आई थिंक इट्स I will not read it. थर्ड रूल ऑफ रिकॉग्निशन, तो रूल वाली थ्योरी किसने दी थी? हर्ट ने। हमने हमारा दिल कोई नियम नहीं मानता है, ठीक है। तो उसमें रूल जो सेकंड रूल था उसी में रूल ऑफ रिकॉग्निशन था, ठीक है। अभी हमने देखा, तो जो हमने पीछे पढ़ा है वही शॉर्ट है सारा, ठीक है। उसके बाद किल्सन का है मानदंडों का पदानुक्रम, आई थिंक हेयरचे लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफ नॉर्म, जहां हमने देखा सबसे ऊपर ग्रांड नॉर्म था, फिर नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म था, फिर लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव, एंड देन जुडिशियरी था ना, ऐसे हमने पिरामिड बनाया था। तो ये उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये डिवीजन चल रहा था। ओके, थोड़ी सी आलोचना जाते जाते कर लेते हैं एनालिटिकल स्कूल की, जो कि हमने पहले किया हुआ है, इसी क्लास में किया हुआ है, ठीक है। जस्ट अभी 2 बार 3 बार हो चुका। मोरल और जस्टिस को नहीं मानता एनालिटिकल स्कूल। मोरल और जस्टिस को कौन मानता है? लॉ न्यायपूर्ण और मोरल होना चाहिए, नेचुरल लॉ, ठीक है। एनालिटिकल स्कूल नहीं मानता, तो ये हो गया डिफरेंस भी साथ में हो गया एनालिटिकल स्कूल से, ठीक है। सेकंड है निग्लेक्ट सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, सोशल सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों के संदर्भों की भी उपेक्षा करता है, ठीक है। फेल्स टू एक्सप्लेन कस्टमरी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो अभी तक हमने देखा पूरे उसमें सिर्फ क्या थे? हर्ट थे, जो हैं, हाँ ओके, हम हार्ट इनको बोलने लगेंगे अभी तो, एक्चुअली हार्ट थे, ठीक है। उन्होंने ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ने की एनालिटिकल स्कूल में कोशिश की थी, बाकी कोई भी कस्टमरी लॉ से तो बिल्कुल कोई नहीं जोड़ पा रहा था। कस्टमरी लॉ कहाँ से है? हिस्टोरिकल स्कूल से, ठीक है। तो और कॉन्स्टिट्यूशन से कोई जोड़ ही नहीं रहा है हार्ट के अलावा, तो कॉन्स्टम और कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मान्यता दे रहा, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। टू रिजिड है, बहुत कठोर है एनालिटिकल स्कूल, क्यों? क्योंकि लॉजिक पर ही बात कर रहे हैं, अगर कोई लॉ लॉजिकल नहीं है तो लॉ नहीं है, ठीक है। कोई लॉ सिस्टमैटिक से नहीं है, लॉ नहीं है, ठीक है। और लॉ प्रगतिशील लॉ या गतिशील प्रकृति को भी नहीं बताता कि कोई लॉ, मान लो हर समाज के अनुसार लॉ प्रगतिशील होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडियन एविडेंस एक्ट शुरू में बना था तब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं थे भाई, क्योंकि आई थिंक 1872 का था ना इंडियन एविडेंस एक्ट। अब तो बीएसए आ गया, फिर भी बीएसए ने पहले भी किया है अमेंड करके, और 2000 का जोड़ा गया था ना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाला, समय के साथ जो बदला था वो जोड़ा गया। बट एनालिटिकल स्कूल इसको भी जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि एनालिटिकल स्कूल अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो प्रेजेंट है उसी की बात कर रहा है। जब प्रेजेंट की बात कर रहा है तो गतिशीलता की बात ही नहीं करता। एनालिटिकल स्कूल वर्सेस अदर स्कूल, ग्रेट, मैंने कुछ नहीं लिखा है, चलो। एनालिटिकल स्कूल क्या कहता है कि लॉ मैन मेड होना चाहिए। नेचुरल लॉ कहता है डिवाइन लॉ है,
विथ नेचर आता है या गॉड द्वारा बनाया जाता है, गॉड को मान्यता देता है। हिस्टोरिकल लॉ हमने देखा है पीछे कि कस्टम के साथ बनता है, समाज में पाया जाता है, ठीक है। लॉजिकल होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। ये कहता है मोरल होना चाहिए और जस्टिस, लॉ कैसा होना चाहिए, जस्टिस देने वाला होना चाहिए। जो लॉ जस्टिस नहीं देता वो लॉ ही नहीं है। और ये क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टमैटिक है कि नहीं, कोई फर्क पड़ता मोरल है कि नहीं, जस्टिस देने, जो लॉ कस्टम नहीं है वो लॉ नहीं है, ठीक है। और किसी व्यक्ति को लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। किसी लॉ को क्या नहीं होना चाहिए, सिस्टमैटिक या कोडिफाइड नहीं होने चाहिए, etc। इतना अंतर बहुत है। चलो योगदान देख लेते हैं एनालिटिकल स्कूल का विधि के क्षेत्र में। लीगल क्लैरिटी, एनालिटिकल स्कूल विधि और मोरालिटी में साफ साफ अंतर की बात बताता है। साइंटिफिक एनालिसिस, एनालिटिकल स्कूल कहता है जब भी लॉ की स्टडी करनी है, लीगल स्टडी करनी है, विधि के क्षेत्र में स्टडी करनी है, आपको एक स्ट्रक्चर और एक सिस्टमेटिक स्टडी करनी चाहिए। कहीं से कुछ भी उठा के ना पढ़ लो, जो भी पढ़ो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, ठीक है। लीगल रिफॉर्म की भी बात करता है, बट कौन इसमें ज्यादा योगदान दिए तो वह बेंथम और एंड हर्ट। मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो हर्ट थे, ठीक है, जिन्होंने प्रिंसिपल दिया रूल्स वाला, प्राइमरी प्रिंसिपल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल वाला, इन्होंने ही मोस्टली एनालिटिकल स्कूल को मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ने की कोशिश की थी। तो एनालिटिकल स्कूल को जिसको पॉजिटिव या पॉजिटिविज्म कहते हैं, मॉडर्न को जिसको रियलिज्म कहते हैं, इसको जोड़ने की कोशिश की थी। कैसे की थी, मैं पीछे देखा। इंपॉर्टेंट केस लॉस, ओके। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवशंकर शुक्ला, इमरजेंसी का टाइम का केस है, तो इसको 1976 से याद रखना। नेट जो है मोस्टली सनी सेट करने को आता है, इसके बाद ये और एलएलएम के एंट्रेंस में भी। एलएलबी के एग्जाम में एक केस कोई लिख देना, यही लिख दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। केस में अंदर क्या हुआ था इसके लिए अंदर से जाकर पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग एलएलबी की क्लास लेंगे, वहां पर हम फिर से बताएंगे, ठीक। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड suspension of fundamental rights during emergency reflects extreme legal positives. Law is law even if unjust. ओके। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को हटा दिया गया था किसी व्यक्ति के लिए, वो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इमरजेंसी के समय आर्टिकल 21 को भी हटाया जा सकता है, भैया इमरजेंसी है। बहुत आलोचना हुई इस केस की, बहुत बहुत। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपना फैसला पलटा, बट इस केस में जो एक सिद्धांत एनालिटिकल स्कूल का आपको दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो कानून लिखा हुआ है कि इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट हटाए जा सकते हैं, उसको वैसे के वैसे स्थापित कर दिया जा रहा है, भले इससे क्या हो जा रहा है, अनजस्ट, अन्याय हो रहा है ना। क्यों एनालिटिकल स्कूल का मैं बोल रही हूँ, क्योंकि नेचुरल लॉ स्कूल तो बोलता है न्याय होना चाहिए, जिस विधि से न्याय नहीं होता वो विधि है ही नहीं। और एनालिटिकल स्कूल बोलता है जैसी विधि है वैसी लागू करो, ओके। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कई बार पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड दोनों सेमेस्टर में, ओके। अभी पढ़ेंगे, हो सकता है कई बार और। फर्स्ट सेकंड में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, 3 ईयर में। चलो रिकॉग्निशन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो ये कैसे एनालिटिकल स्कूल से संबंधित है। एनालिटिकल स्कूल क्या कहता है, सॉवरेन को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है,
बेसिक स्ट्रक्चर कहता है ठीक है सॉवरेन को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है, बट आप फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारा घर है, उसके कई सारी ईंटें हैं, है ना? उन ईंटों को जोड़ जोड़ कर हमने क्या किया, अपना घर बनाया। नींव, अगर एक नींव भी हम हटा देंगे तो हमारा घर हिलेगा, दो हटाएंगे और हिलेगा, तीन चार हटाने के बाद घर ही नहीं रहेगा, गिर जाएगा। तो हमारे जो कुछ बेसिक चीजें हैं ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नींव है। अगर उसको हम हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे, एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन धराशायी हो जाएगा। आप ऊपर चाहे जितना तोड़ फोड़ करते रहो, बढ़िया मेंटेनेंस करते रहो, न्यू ना हिलाओ। तो यही 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। समझ में आया? ओके। न्यू वाला एग्जांपल मैं खुद से दे रही हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब मेरे हिसाब से तो यही है। तो ये तो सॉवरेन के अधिकार पर हनन हुआ ना, कि वो तो कानून बनाने के पूर्ण अधिकार पर। ओके। तो ये स्ट्रिक्ट सकारात्मकता या पॉजिटिविज्म जो सिद्धांत है एनालिटिकल स्कूल में सॉवरेन की पावर पर, उस पर थोड़ा सा असर डालता है। ठीक। फिर अगला केस है करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994। Detention laws upheld under national security. Court acknowledged sovereign power but also checked abuse. Okay. डिटेंशन लागू हुआ था 1994 में नेशनल सिक्योरिटी कानून के अंतर्गत। कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है, विधि जैसी है लागू कर दिया आपने, बट आप कानून को कानून की तरह लागू करो, उसका अब्यूज नहीं कर सकते। ठीक है। ओके। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। Constitutional law cannot be beyond judicial review. Limit to legislative supremacy. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पार्लियामेंट्री अधिकार, सॉवरेन पावर, इस पर 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अधिकार जमा दिया। इन केस एनालिटिकल स्कूल के इस पावर को, कि सुप्रीम पावर के पास ही शक्ति है कानून बनाने की, कोर्ट ने कहा नहीं आपके पास पावर है बट जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं। ठीक। कि कहीं आप कहीं आप बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं। फिर इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजीव गांधी 1975, ये भी इमरजेंसी के टाइम का केस है। वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन लॉ, बैलेंस बिटवीन कमांड थ्योरी एंड नेचुरल जस्टिस। ओके। कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन यहाँ पे तो हम बताएंगे ही नहीं, क्योंकि कंक्लूजन आपको लिखना थोड़ी, तो एलएलबी वालों के लिए है। एलएलबी वालों को भी हम नहीं बताते हैं, सिर्फ दे देते हैं और बोलते हैं जो भी आप टॉपिक से इंपॉर्टेंट समझे हो अपने हिसाब से, शॉर्ट ऐसे की तरह, जो भी आप उसमें इंप्रूवमेंट समझते हो होना चाहिए, जो भी आप सोचते हो प्रॉब्लम है वगैरह, अपने कंक्लूजन में जरूर लिख के आओ। ठीक है। बट कंक्लूजन लिख के जरूर आओ, क्योंकि कंक्लूजन इज इम्पोर्टेंट। ठीक ना। थोड़ा चलो एमसीक्यू कर लें। ओके। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल? तो 3 सेकंड 4 सेकंड का टाइम दे रहे हैं हम। 1, तुम लोग ये पढ़ो, हमको ना पढ़ो। सेवेनी, ऑस्टिन, केल्सन एंड हर्ट। तो टाइम है 1, 2, 3, 4। तो सेवेनी को तो हमने भी पढ़ा ही नहीं, एनालिटिकल में तो ये होंगे ही नहीं, ये तो हिस्टोरिकल स्कूल में थे, है ना। अब इन तीनों में कौन है ऑस्टिन। चलो, वेयर इज द बेसिस ऑफ केल्सन्स प्योर थ्योरी? व्हाट इज द बेसिस ऑफ केल्सन्स प्योर थ्योरी? हंस केल्सन। तो हंस का जोड़ा बहुत प्योर होता है। ओके। सो पहले टाइम दे रहे हैं 1 मोरालिटी, 2 कस्टम, 3 सॉवरेनिटी, 4 नॉर्म्स। मोरालिटी नेचुरल स्कूल से आती है, हम एनालिटिकल स्कूल पढ़ रहे हैं, नहीं होगा। कस्टम हिस्टोरिकल स्कूल से आता है, या नहीं होगा। सॉवरेनिटी, तो सॉवरेनिटी की बात केल्सन ने की थी, आई कांट रिमेम्बर, बट हाँ एनालिटिकल स्कूल से कुछ तो किया ही होगा। जो इन्होंने सबसे ज्यादा बात की थी वो थी नॉर्म्स की। सो हम लोग इस आंसर के साथ चलते हैं।
हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ रिकॉग्निशन? देखो, ऑस्टिन, हर्ट, केल्सन एंड ऑल्स। तो जो हमारा दिल है, हिल हिल नहीं दिल, वो कोई नियम नहीं मानता। तो जो हमारा हार्ट है, नॉट हार्ट, वो कोई नियम नहीं मानता। तो रूल वाला, दो रूल, प्राइमरी और सेकेंडरी रूल किसने दिया था? एचएलए हार्ट ने। तो आंसर होगा एचएलए हार्ट। ठीक है। विच एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी? तो पहले ऑस्टिन की कमांड थ्योरी देख लेते हैं। लॉ इज इक्वल टू कमांड, वहां बहुत छोटा सा था, ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। चलो, तो सॉवरेन कहीं दिख रहा है हमको? हाँ, देखो हमें निगेटिव देखना है, पॉजिटिव नहीं। तो सॉवरेन है, इसमें भी सॉवरेन है यहाँ, तो ये नहीं होगा। तो हमें तो यही मिल गया, ग्रैंड नॉर। ग्रैंड नॉर में किसने दिया था? चलो तुम्हें बताना, ये नहीं होगा। कौन था जो खाता है वॉर्मर, जिसने दी थी थ्योरी ऑफ नॉर? ठीक है, क्योंकि सैंक्शन भी है, नहीं होगा। तो इसमें तो देखो, ये नहीं दिख रहा ड्यूटी, बट ड्यूटी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है सॉवरेन का जो कमांड होता है, वो उसको मानने वाले को ड्यूटी से बाउंड करता है। ये हमने देखा है इसी क्लास में, पीछे जाके देखना। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हेंस हेंस कर्सन की थ्योरी, तो ये वाला आंसर। ठीक, जेरेमी बेंथम्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, ओके, जस्टिस, यूटिलिटी, कस्टम, रिलीजन। रिलीजन तो भैया हिस्टोरिकल पे होगा ही नहीं, सॉरी नेचुरल पे। कस्टम जो है हिस्टोरिकल पे होगा ही नहीं। जस्टिस नेचुरल में होगा ही नहीं। यूटिलिटी है, इसको कहते हैं उपयोगिता। ठीक है, जो वहां पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक, अधिकतम लोगों का सुख। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इफ यू लाइक द क्लास प्लीज सब्सक्राइब, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर। ओके, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, और जब स्टूडेंट्स खत्म हो जाएगा तो हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।